दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको खुश आमदीद इस एपिक दिन के ऊपर जब सीज़न 3 जो है वो रैप अप हो रहा है। तो इस वक्त मैं हूँ सू सेंट मेरी में और यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। दूसरी रात हम लोगों ने यहाँ पे गुजारी थी, मैंने और डॉक्टर साहब ने, इसी फ्लाइंग जे के अंदर। यहीं से हमने शावर लिया था सुबह। आज मैंने यहाँ से शावर लिया जनाब, फ्रेशन अप हुआ। डीज़ल मैं यहाँ से भरने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बायो डीज़ल था, तो डीज़ल अभी भरवाते हैं और फिर उसके बाद रास्ता पकड़ते हैं, सीधा जनाब शूट मारेंगे घर के लिए, ठीक है ना। तो रास्ते में मैं आपसे गप लगाऊंगा, मैं ज़रा डीज़ल भर लूँ और फिर उसके बाद जो है ना, इट्स अ बिट ऑफ अ नॉस्टैल्जिक डे यार, बिटर स्वीट डे। सीज़न 3 जो है तो बड़ी एपिक अचीवमेंट थी, लेकिन साथ ही साथ जो ये ख़त्म भी हो रहा है इस पर थोड़ा सा मैं उदास भी हो रहा हूँ। अच्छा जनाब, आप में से जो चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो नोटिस कर चुके होंगे कि पिछले एपिसोड में तो सितंबर 1 थी और मैं प्रिंस जॉर्ज से बाहर एक लेक साइड कैंप में रुका हुआ था। ये सू सेंट मेरी कहाँ से आ गया और सितंबर 13 क्यों है? बिल्कुल ठीक नोटिस किया आपने, अगर किया तो कहानी कुछ यूं है कि मैं इतना थक चुका था कि सोचा कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, मगर मेरे अंदर का सोया हुआ यूट्यूबर कुछ नूदगी के आलम में आधा जागा आधा सोया रहा। मैंने कैमरा ज़राए तकल्लुफ़ ऑन कर दिया, मगर बोला कुछ नहीं जा रहा था मुझसे। यार मैं इतना थक गया हूँ और इतना मैं स्पेंट हूँ इस सीज़न 3 के ऊपर कि मुझे बातें करनी भी नहीं आ रही यार। आई मीन आई एम lost for words even, you know, I don't know what to say. बहरहाल आपको जुबानी सारी कहानी सुना देता हूँ। तो जनाब चलते हैं इसी लेक साइड कैंप पर जिसका नाम सनसेट लेक था ब्रिटिश कोलंबिया में। इट्स जस्ट आउटसाइड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड ह्यूस्टन, ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा कैंप साइट था, एक बहुत ही खूबसूरत लेक के किनारे। साथ एक दो और आरवीज भी थी लोकल्स की जो वीकेंड पर आए हुए कैंप कर रहे थे। वहाँ से मैं निकला और 307 किलोमीटर का सफ़र प्रिंस जॉर्ज की तरफ शुरू कर दिया। प्रिंस जॉर्ज में मैं पहले भी 2 रातें ठहरा था और इस बार भी इधर 2 रात ठहरने का प्रोग्राम था। क्यों? ताकि आपके लिए एक एपिसोड टाइम पर अपलोड कर सकूं। इतनी थकन के बावजूद मैं आपसे किए हुए वादे पर पूरा था, मगर आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहनत कर रहा हूं यार। एनीवेज, लंबा रास्ता था। मैं सारा रास्ता जो रोगन के पॉडकास्ट सुनता रहा। आखिरकार प्रिंस जॉर्ज इसी कैंप साइट पर आ गया जहां पहले रुका था। 2 दिन रुकने और एपिसोड अपलोड करने के बाद मैं 3 सितंबर को वहां से निकल पड़ा। कैलगरी वहां से 783 किलोमीटर्स दूर है। इरादा यही था कि रास्ते में कहीं रुकता हुआ कैलगरी पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे सितंबर 5 को कैलगरी में होना था। सफ़र शुरू किया इस इरादे से कि जैस्पर में थोड़ा रुकते हुए जाऊंगा। जैस्पर जो कनाडा से इतने मानूस नहीं, एक बेहद खूबसूरत टाउन है, टूरिस्ट्स में इंतहाई मकबूल। दुनिया भर से हर साल 20 लाख लोग इसे विजिट करने आते हैं और यहाँ के नज़ारे एंजॉय करते हैं। मगर वो 2024 के समर में कनाडा की सबसे शदीद जंगली आग की नज़र हो गया। 70% टाउन बिल्कुल जलकर राख बन गया है और इसके इर्द गिर्द कई हजार हेक्टेयर खूबसूरत जंगल भी बिल्कुल खाक हो गए हैं। इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टोरी।
इस टाउन को मैंने अपने बिल्कुल पहले की वीडियोस में, जब मेरे 100 के करीब सब्सक्राइबर थे, मैंने बड़ी डिटेल में 2020 की एक विजिट में कवर किया है। बॉन्डी सी वीडियोस हैं, अभी स्टार्ट की, अभी मैं इतना एक्सपर्ट यूट्यूबर नहीं था, मगर अगर आपने देखनी है तो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल जैस्पर पहुंचा तो मेरे वहमो गुमान से भी ज़्यादा तबाही फैली हुई थी। गांव में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, इसलिए सिर्फ सड़क से जो तबाही नज़र आ रही थी वही देखी। यकीन करें, जिन जगहों पर और जिन लॉजेस में हम रुके थे वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गई थी। इनका कोई नाम और निशान भी बाकी नहीं बचा था। देखकर बहुत दुख हुआ। शाम ढलने लगी थी। मैंने सोचा क्यों न एक आखिरी पुश देकर अपने आप को कैलगरी के बिल्कुल करीब कहीं पहुंचा दूं। खूबसूरत जैस्पर नेशनल पार्क से मशहूर ज़माना आइसफील्ड्स पार्कवे पर होता हुआ मैं बैंफ पहुंच ही गया। अगरचे कैलगरी 1 घंटा ही दूर था, मगर मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और लेट भी हो गया था। सोचा क्या अपने कज़न को तकलीफ दूंगा। रात बैंफ से बाहर एक रोड साइड कैंप में ठहर गया। अगली सुबह वहां से 1 घंटे का थोड़ा सा सफर करके मैं कैलगरी पहुंच गया। कैलगरी में मेरा 4 दिन ठहरने का प्रोग्राम था। डॉक्टर नौशाद, मेरे ब्रदर इन लॉ, जिनसे रेगुलर व्यूअर्स वाकिफ होंगे, ऑटोवा से आए हुए थे। इनको ट्रैकिंग का बहुत शौक है। हम लोग मेरे कज़न मुराद और नौरीन के घर ठहरे। इतना अरसा अकेले गुजारने के बाद गपशप और घर की कंफर्ट और खाने का बहुत ही मजा आया। अगले दिन से ही डॉक्टर साहब ने हमें फटीग पर लगा दिया। डॉक्टर साहब खुद बेहद फिट और एक्सरसाइज के दीवाने हैं। हर रोज 20-20 किलोमीटर की ट्रैकिंग का इरादा था। मैं भी इस ख्याल से कि आप लोगों को सैर कराऊंगा हिम्मत करके ट्रैक पर निकल जाता, मगर यकीन करें कुछ भी फिल्म करने की हिम्मत नहीं हुई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहरहाल पहले दिन तो हम स्प्रे वैली प्रोविंशियल पार्क गए। ये अच्छा था कि मुराद और नौरीन, जो खुद भी बहुत बड़े आउटडोर एंथुजियास्ट्स हैं, हमारे साथ थे। लोकल्स की नॉलेज ही अलग होती है। वो हमें बेहतरीन लोकेशंस पर ले गए। स्प्रे वैली बेहद खूबसूरत थी, वहाँ की लेक्स बहुत ही हसीन। और फिर वहां से होते हुए हमने शाम कैनमोर में गुजारी। कैनमोर कैलगरी का एक सबर्बन कम्यूटर टाउन है, बेहद खूबसूरत और लगता काफी टूरिस्टी है, मगर एक्चुअली बहुत ही रेजिडेंशियल और क्वाइट टाउन है। इसकी मेन स्ट्रीट को एंजॉय किया। छोटी छोटी दुकानें, हर तरफ फूल ही फूल। टाउन के सेंट्रल क्रॉस रोड पर एक ग्रिजली का बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर। बेहद खूबसूरत टाउन है। हमने इर्द गिर्द के सीनिक नज़ारे एंजॉय किए और वहां पर खाना खाकर वापस कैलगरी आ गए। सुबह उठा तो डॉक्टर साहब और मुराद तो हशाश बशाश थे, मगर मेरे पांव अकड़े हुए थे। डॉक्टर साहब ने नाश्ते पर अनाउंस किया कि आज 22 किलोमीटर की एक ट्रैक होगी और फिर डिनर एक पार्क में जाकर करेंगे। मैंने अपनी अकड़ी टांगें सहलाई और हम निकल पड़े। बैंफ के करीब एक जगह है सनशाइन विलेज, वहां पर पहुंचे। सनशाइन विलेज से एक गोंडोला चलती है जो पहाड़ी के एक सर्टेन एलिवेशन तक आपको ले जाती है। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत स्की लॉज है। स्की लॉज से आगे फिर स्की लिफ्ट्स चलती हैं जो आपको ऊपर एक समिट पर ले जाती हैं। अरे वो कैसी यूट्यूबर देखा। जहां एक प्रोविंशियल पार्क है। इस समिट पर पहुंचकर आपके पास मुख्तलिफ डिफिकल्टी और लेंथ्स की कई ट्रेल्स हैं जो बहुत ही सीनिक जगहों से गुजरती हुई आपको वापस इस चेयर लिफ्ट पर ले आती हैं। हमने भी सबसे दुश्वार और लंबी ट्रेल ढूंढी और इस पर चल पड़े। डॉक्टर साहब आगे आगे और हम सब इनके पीछे।
एक पहाड़ पर चढ़े तो सामने एक एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग विस्टा था, खूबसूरत लेक्स। हम समझे इधर से ही नज़ारा देख लिया, मगर डॉक्टर साहब के इरादे कुछ और थे। बोले अब इन सब लेक्स के इर्द गिर्द वॉक करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये झुंझुना क्या है, तो ये जनाब बेयर्स को खबरदार करने के लिए है। बेयर अगर दूर से आपको देख ले तो जनरली अपना रास्ता बदल लेता है, मगर अगर आप इसे सरप्राइज कर दें तो डेंजरस हो सकता है। घंटी सिर्फ अमन की निशानी है कि भाई हमें माफ कर दे। डॉक्टर साहब की सरबराही में हमारा काफिला थोड़ी देर बाद पहली लेक पर पहुंच गया। वहां से दूसरी लेक जहां पर डॉक्टर साहब ने हम पर रहम किया और हम कुछ स्नैक्स खाने रुक गए। लेक बेहद खूबसूरत थी, साफ शफाफ शीशे की तरह पानी और बैकग्राउंड में खूबसूरत पहाड़। कुछ देर सस्ता कर आगे चल पड़े और तीनों लेक्स की यात्रा के बाद बस जी फाइनली हाइक खत्म हो रही है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके शाम को हम एक लेक साइड पार्क में पहुंच गए, जहां सब लोग वीकेंड एंजॉय करने आए हुए थे। खवातीन ने गृहस्थी की जिम्मेदारी पकड़ ली और हमें बिरयानियों और कढ़ाइयों से मशगूल रखा। कनाडा की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ के जानवरों को भी अपने हुकूक का इतना पता है और इतने महफूज फील करते हैं कि बेखौफ और ख़तर इधर उधर घूमते रहते हैं। वाइट टेल्स का ये खूबसूरत पेयर बिल्कुल साथ ही पार्क में अपनी भी शाम एंजॉय कर रहा था। इस दिन की हाइक भी सरवाइव करके हम अगले रोज बो और पेटो लेक की सैर करने पहुंच गए। कॉन्डे नास्ट ने, जो एक ट्रैवल मैगजीन है, इस लेक को दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यू करार दिया है। इट्स एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल ऑनर इन माय ओपिनियन। मेरा कैमरा इससे बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रहा, मगर आपको जब भी मौका मिले आप जरूर देखिएगा। इट्स रियली ब्यूटीफुल। लेक देखकर हम समझे दिन खत्म हुआ, मगर डॉक्टर साहब के इरादे कुछ और थे। एक और ना खत्म होने वाली ट्रैक पर ले चले। एज यूजुअल वो आगे आगे और हम पीछे पीछे। ये मार्मोट भी हैरान हमारी दांत देने के लिए खड़ा था। ये पीछे बो लेक है जनाब, और इसने बिल्कुल कूंडा निकाल दिया। इस बड़ी मुश्किल ट्रैक थी यार। एंड लुक एट दिस व्यू ऑल अराउंड, इट्स ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली, बट द ट्रैक इज ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल, यू नो, बट वर्थ इट, यू नो, स्टिल। ये पीछे लेक्स देखें आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। इट्स वेरी नाइस। ये देखें जनाब बो लेक। लंच इधर करेंगे, यहाँ से उतर के खैर खैरियत से तो। अल्लाह अल्लाह करके चौथे दिन 10 सितंबर को हमें फाइनली आज़ादी मिली। डॉक्टर साहब जहाज में बैठकर ऑटोवा निकल पड़े और मैंने मुराद और नौरीन का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे इजाज़त ली और 3500 किलोमीटर की फाइनल घर की रन पर निकल खड़ा हुआ। और आखिरकार 12 सितंबर को रात सू सेंट मेरी पहुंच गया, जो आखिरी 704 किलोमीटर था घर से। तो ये थी कहानी सितंबर 1 और सनसेट लेक से लेकर सितंबर 12 और सू सेंट मेरी तक। सेकंड दिन था हमारे टूर का, मेरा और डॉक्टर साहब, जो हमने स्टार्ट लिया था ऑटोवा से। सेकंड डे था और हम लोग सू सेंट मेरी पहुंचे थे। पहला स्टॉप हमने सडबरी में किया था। ये कह रहा है, कहता है 5:12 पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 5 बजे ना हुए तो 7, 7:30, 8 बजे पहुंच जाएंगे।
we're 1 hour away from home. ठीक है ना, घर से 83 किलोमीटर दूर है. ये लें जनाब 17,977 किलोमीटर, 23 किलोमीटर के अंदर जो है तो 18,000 किलोमीटर इस ट्रिप के पूरे हो जाएंगे. हाँ, and we are at the last 82 kilometers. Yeah, what a trip, what a trip. अरुण को फोन करूं जरा. हाँ अरुण संगे सहालत दिया बिल्कुल ठीक ठाक. बस यवा घंटा लरेमा ओरिली आना रहुआ था मां और जदेनो we 55-56 minutes ला रहा था और जदेनो दा सोई वर्ता दी सरा चे ब्या नमुना खत्म शवी दिनो दा ज़ेनुम चे वो गेम ब्रिज का सोच गोच दी सरा से किधर गेम ब्रिज का लगा. ना बस 60 किलोमीटर अपाती Speta पाती थी वाला ओरिलिया से योजे दे दका नॉर्थ के दे दका ना. बस हारून सर मैं उस खबर होश हुआ 18,000 किलोमीटर हम ला रहा. दादे शपग किलोमीटर अपा की पाती दी शपग चूशी नो 18,000 किलोमीटर मुशी जा खादा खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम लाला जी. ठीक ठाक बिल्कुल फर्स्ट क्लास. zir किलोमीटर में दरवाजे उकड़ल जान में रो रसो हर रोज में 1000 किलोमीटर गोल नो बस उस द कोर ना 45 किलोमीटर लरे हम बस او چې دینو بیگا مې شپه دغه ته راورسوله سو سینټ میری ته نو چې دینو ایگزیکټ کم ځای کې چې مونږ ایسارو کم پمپ کې فلاینګ جی هغه پټرول پمپ چې وایي ته ورله مال تکې مې خسته او ماغسې څنګه چې مونږ شاور اخیسته شاور مې واخیسته خټاټ ډېر کمال بیگ دغه څنګه ستاسو څنګه خیریت دی هر څه ټیک ټاک دی بس نو ټیک ټاک دی سفر کې ګډ زنو زه کور ته ورسم بیا ګپ لګوم ان شاء الله यार अभी जो है ना ये इतना जब घर के करीब आ गया हूँ तो आई थिंक आई कैन ब्रैग अबाउट जूल्स यार अबाउट दिस कार is just amazing. It has just surpassed all my expectations. ये जो लोग आके कहते हैं जी अनरिलायबल हैं फलाना है मर्सिडीज और ये जी ये तो खींच नहीं सकती, ये तो आपको टोयोटा ले लेनी चाहिए थी. बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन है इसके अंदर. ये चीज याद रखें आप. 90% लोग जो है ना वो कहीं सुनी बातों के ऊपर अपने फैक्ट्स बेस करते हैं. जो उन्होंने लोगों से सुना हुआ होता है ना
वो उसको फैक्ट बना के उसको आगे प्रोपगेट कर देते हैं, अपना एक्सपीरियंस नहीं होता उनका, ठीक है ना। तो कभी भी जब किसी की बात आप सुने ना, तो उसको इस चीज के ऊपर प्रोब करें कि ये तुम किस बेसिस के ऊपर कह रहे हो, तुमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है क्या, तुम्हें खुद इस चीज का पता है, या किसी की कई सुनी बात मुझे सुना रहे हो, ठीक है ना। तो और अगर किसी की कई सुनी बात है, उसके ऊपर कभी यकीन करें ईमान, ठीक है ना, डिस्काउंट करें उसको। तो ये देखें ना, ये गाड़ी जो है मैंने पहले भी रखी हुई है, मर्सिडीज की एसयूवी, यही वाली ML जो पुरानी वो थी, उसको W163 कहते थे, उसका जो मर्सिडीज का कोड नेम है W163 है। मेरे पास W163 भी थी, क्या ज़बरदस्त मशीन थी वो। ये W164 ये मैंने यूज्ड खरीदी, ठीक है ना, और सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि जी ये ट्रेलर मैं इससे वो करूँगा, एंड आई हैड फुल फेथ इन इट, यू नो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मशीन है मर्सिडीज। व्हाई वुड इट बी अनरिलायबल? यानी मतलब द पीपल हु हैव इन्वेंटेड द कार, यू नो, डोंट नो हाउ टू मेक अ कार। तो ये बिल्कुल जो है ना, सब जितने भी लिख रहे थे मुझे ना नीचे कि जी ये मर्सिडीज अनरिलायबल है, फलाने, उनके मुंह पे तमाचा है ये, यू नो, द फ्रेंडली तमाचा, बट इन द मेटाफोरिक सेंस कि जी यू नो, प्रॉबली प्लीज अगर आपने ये कमेंट किया था ना इसके ऊपर कि जी मर्सिडीज रिलायबल नहीं है, तो ऑनेस्टली मुझे जरा कमेंट करके बताएं कि ये आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा था या किससे आपने सुना हुआ था ये, ठीक है ना। और ये लाइफ लेसन आप याद रख लेंगे, किसी से भी जब बात करें ना तो उसको कहें कि जी ये तुम मुझे किसी की कई सुनाई बात या कन्वेंशनल विजडम तुम मुझे बता रहे हो, या तुम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो मुझे, ठीक है ना। तो जिस आदमी ने खुद से ना एक्सपीरियंस की हुई हो किस चीज़ और उसको खुद का पता ना हो उस चीज़ का, उनकी बातों को डिस्काउंट किया करें, ठीक है ना। इसलिए कि खल्क़े खुदा जो है वो तो इधर उधर की हाँकती ही रहती है, ठीक है ना। सनसेट देखें आप सामने, ओह ओह, what a beautiful welcome home, oh my god। यहाँ पे मैं देखता हूँ किसी जगह के ऊपर तस्वीर उतारता हूँ यार, ये किसकी, अब जब मैं प्रोसेस करना शुरू करूँगा इस डेटा को और इसमें से एपिसोड्स बनेंगे और वो, आई होप यू नो, आई होप दैट आई एम एबल टू एंटरटेन यू एंड यू नो शो यू समथिंग वर्थवाइल। मुझे पर्टिकुलरली अपने एक सब्सक्राइबर का ख्याल आ रहा है, नाम मैं भूल गया हूँ उनका, मैं नीचे लिख दूंगा फिर अगर वो हुआ। वो बार बार मुझसे वो कहते हैं, और मैं बड़ा, जब भी मैं वीडियो बना रहा होता था ना तो वो मेरे जहन में होते थे बिल्कुल। वो कहने लगे कि जी जब से मैंने बचपन में कहीं मैंने वो पढ़ा था मुस्तनसर हुसैन तारड़ का रोड टू अलास्का की किताब, तो कहते हैं कि वो मेरे जहन के ऊपर इम्प्रिंटेड है और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए आपके इस ट्रिप के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे बड़ी वो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी यार कि ये, I don't know why, one person he has visualized something, he remembers a book so much, उनको इतनी वो किताब में मज़ा आया कि उनको वो किताब याद है, और जो है तो वो अब मेरा टूर देख रहे हैं तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक
वो होता था, वेट होता था एक कि आई होप दैट आई मेक हिम एंजॉय दिस जर्नी। तो मुझे बताइएगा प्लीज़, हाँ, मैं आपका नाम नीचे ढूंढ के लिख दूंगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये जर्नी का मज़ा आया कि नहीं। बिकॉज मैं आपको अपनी एक पर्सनल कहानी सुनाऊं, ये क्यों मुझे बड़ा वो महसूस होता था, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मी जो है तो एक वो मैगज़ीन पढ़ती थी, अखबार ख़वातीन। तो वो एक बड़ा सारा इस तरह वो कोई रिसाला सा आता था, वो हर हफ्ते आता था मेरी अम्मी के पास। तो मैं भी उठा लेता था। उस ज़माने में क्या वो कुछ ना पढ़ने को होता था ना कुछ और, तो वो अखबार ख़वातीन मैं भी पढ़ता था। वो उसमें से कुछ चीज़ें इधर उधर की। तो उसमें एक सीरीज़ चलती थी जिसमें कोई एक साहब थे, वो रेडियो पाकिस्तान के कोई नुमाइंदे थे वहाँ पे, पता नहीं क्या कि नहीं, पता नहीं जंग अखबार के नुमाइंदे थे वहाँ पे। बहरहाल कोई जर्नलिस्ट टाइप के वो थे और वो लंदन में बेस्ड थे और वो हर हफ्ते एक कॉलम लिखा करते थे लंदन के बारे में। तो मैं इमेजिन किया करता था कि यार ये लंदन कैसा होता होगा, यू नो। तो कहते थे कि जी हम उतरे, फलाने साहब ने घर पे खाना किया हुआ था, फिर हम यहाँ से जो है तो घर से चले, फलाने साहब भी आ गए, फिर हम कोई पैडिंगटन स्टेशन में जी हम लोग उतरे, नीचे ट्यूब पकड़ी, फलाने स्टेशन के ऊपर उतरे, उससे बारिश हो रही थी, हम लोग चलते हुए इस तरह गए, उनके ऊपर अपार्टमेंट में गए हम। तो मैं वैसे ही सोचा करता था कि यार ये लंदन कैसा होता होगा, यू नो। फिर मैं पहली बार जो है तो जब गया लंदन, दैट वाज द फर्स्ट वेस्टर्न कैपिटल दैट आई वेंट टू, यू नो। तो मुझे बड़ा याद आता था वो उनका वो जो लिखा हुआ होता था उन्होंने, मुझे उस तरह का याद आता था वो सारा। तो मुझे वो बड़ा, ये जो अपने व्यूअर है ना उनका मुझे बड़ा एहसास था। मैंने कहा यार इन्होंने अभी इमेजिन किया हुआ है, कोई एक अलास्का, उस किताब ने इतना, तारड़ साहब की किताब ने इतना इनके ऊपर वो छोड़ा हुआ है इम्प्रेशन, you know. So I wish that I can give him that experience that he wants. बड़ी मेहनत लगती है यार इस टाइप के टूर के अंदर, और वो it's such a lot of work and थकन। और वो आप सोचें जी, मैं मिड मई से चला था यहाँ से ऑटोवा गया, ऑटोवा से फिर जो है तो डॉक्टर साहब के साथ चल पड़े हम, फिर बीच में मैंने वो ब्रेक लिया, आया मैं खिलौना से, फिर वापस गया, उसके बाद भी 2 महीने तक फिर मैं फिरता रहा। बहुत ही लंबा टूर था यार। तो मई, आप सोचें मिड मई से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का टूर, 4 months। बाय द टाइम ये सीरीज ख़त्म हो, सीरीज 3, 30,000 सब्सक्राइबर्स अगर हुए ना, मज़ा आ जाएगा यार। मैं जो है तो अपना नेक्स्ट लेग जो है ना, उसके लिए मुझे बड़ी सोचें करनी है और बड़ी प्लानिंगें करनी है और बड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। और मैं ट्राई करूँगा ज़रा देखने की कि ज़रा कहीं से स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिल जाए, बिकॉज दैट वन इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रिप यार, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप। तो मुझे गाड़ियाँ भी कोई और लेनी पड़ेंगी और जो है तो उसके अंदर बड़ी प्लानिंग है अभी जो है ना। बट आई वॉन्ट टू मेक इट द मोस्ट एपिक ट्रिप दैट यू हैव एवर सीन a Pakistani YouTuber undertaking, yeah. I want to make it absolutely the tops, you know. So let's hope, you know. Let's hope. Inshallah. It will happen. It will happen, inshallah. मैं अप्रैल में पाकिस्तान आऊँगा ना, तो मैं ज़रा लोगों से मिलूँगा कुछ यार, मेन स्पॉन्सर्स से, उनसे I want to get some solid sponsorship for it. तो फिर मैं आपको सारा ये जो है ना इस्लामिक आर्क जितनी भी है ना, वो ज़रा मैं दिखाऊँ आप लोगों को यार। माली से लेके ना, माली में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ से लेके चलें आप सारा ये मोरक्को और वो, और फिर अलेक्जेंड्रिया, और इट्स एन एपिक आर्क। हाँ, मज़ा आएगा उसका यार। आप लोगों के लिए मैंने सीज़न 4 जो है ना
या whatever, शायद सीज़न 4 उसकी तैयारी में सीज़न 4 मैं एक छोटा मोटा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर वो कर लूँ, छोटा मोटा सा कोई, लेकिन whatever सीज़न 4 सीज़न 5 जो मैं मेजर वो लूँगा यार. आई वांट इट टू बी द बेस्ट सीरीज by any Pakistani traveler on YouTube. Should be just absolutely National Geographic level की यार, कि उसके ऊपर मैं अपना YouTube का करियर ख़त्म करूं, रिटायर हूं जनाब, और लोग उसकी कई सालों तक जो है ना बातें करते रहे कि यार इस जैसा टूर जो है वो नहीं देखा हमने. यू नो, इट शुड बी दैट एपिक, और इतनी अच्छी उसकी प्रोडक्शन वैल्यू और वो, और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले और जिस तरह आप एंटरटेन हो, और या आई वांट इट टू बी द बेस्ट एवर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अंधेरा हो गया है, पता नहीं कैसे फुटेज बन रही है, लेकिन ये घर के अंदर एंटर होने की फुटेज जो है वो तो बड़ी ज़रूरी है यार. चाहे अंधेरा भी हो, मैं बल्कि लाइट ऑन कर दूंगा, अंधेरा भी हो, घर पहुंचने की फुटेज तो बहुत ही ज़रूरी है यार. बस जी, घर अभी लिटरली चंद कदम ही रह गया जी जनाब. Oh my God, what a trip. What a trip. Well done, Jules. Well done, यार. मान गया हूँ तुम्हारी. थके हुए थे और हिम्मत टूटी हुई थी, लेकिन तुमने मुझे रास्ते में नहीं छोड़ा यार, रास्ते में नहीं छोड़ा, बेइज्जत नहीं किया मुझे. घर आ गया जनाब, घर आ गया, घर आ गया. अभी इसको जरा खड़ा करें. हो, पहुंच गए जनाब घर. चलें जी, आपसे अंदर से फिर बात होती है. जी जनाब, तो मैंने सोचा यार कि आपको 6 महीने पुरानी बासी खुदाफिज के साथ मैं नहीं छोड़ता, ठीक है ना. तो आज 4 मार्च है, मैं इधर जनीवा में हूँ इस वक्त. ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी जो है ना खुदाफिज है. ये टूर ख़त्म हो चुका है. सारे एपिसोड्स जो हैं 54 एपिसोड्स मैंने प्रिपेयर कर लिए, आप लोगों ने देख लिए. प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जिन्होंने पूरे का पूरा सीज़न देखा है, हाउ डिड आई डू, क्या चीज़ें उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आप एंटरटेन हुए कि नहीं, कौन से एपिसोड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आई, कौन सी चीज़ें मैं ज़्यादा करूँ, कौन सी चीज़ें कम करूँ, ठीक है ना. प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे भेजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट जो सीज़न मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल, मैंने वीडियो में भी बात की उसकी, एब्सोल्युटली एपिक एक सीज़न होगा, ठीक है ना. तो उसमें सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स हम कर लें और इस चीज़ को लेट्स होप वी मेक इट एज बेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है ना, मिल के, ठीक है ना. ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है, ठीक है ना. फीडबैक दें आप मुझे. दूसरा ये कि ये नया सीज़न जो स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा मुझे उसकी तैयारी करनी है. मुझे नई इक्विपमेंट ख़रीदनी है, एक नई वैन प्रॉबली, और 4x4 एंड एक्सपीडिशन 4x4 एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है. मुझे अपना कैमरा इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी अपग्रेड करना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे 3 साल पुरानी इक्विपमेंट है मेरी, यू नो, उसको ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि कैमरे भी बेहतर हो जाएं, हर एक चीज़. तो वो चाहिए होगी. ये टूर इन इटसेल्फ बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया यार, जो मेरे जहन के अंदर है ना, बहुत एक्सपेंसिव टूर होगा. तो बस अब मैं देख रहा हूँ, देखें, मैं अप्रैल में अभी इंशाल्लाह ईद के इमीडिएटली बाद पाकिस्तान आऊँगा, ठीक है ना. तो वहाँ पे मेरा इरादा है ज़रा, यू नो, स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढूँ, अपने दोस्त जान पहचान है बाब वाले, यू नो, देखूँ ज़रा.
आप लोगों में से अगर किसी के पास कोई भी लिंक हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो किसी स्पॉन्सरशिप की, किसी फाइनेंशियल उसकी डील की, प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर दोज यार। मुझे काफ़ी फाइनेंसेस जमा करने हैं ये टूर करने से पहले। तो फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अगर मुझे ये ख़ुद से करना पड़ा तो जिस तरह से मैं इसको करना चाह रहा हूँ वो मुझे ड्रास्टिकली कर्टेल करना पड़ेगा, इक्विपमेंट कर्टेल करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार ये अगर मैं इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, टाइम की, एफर्ट की, तो बिल्कुल जो है तो टॉप नॉच चीज़ बने, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने आपको क्या चीज़ पाकिस्तान का बता दिया। नेक्स्ट उसका डिटेल्स मैं आपको जो है ना वो तो आराम आराम से यार आई टीज देम आउट, ऐसे एक बारी में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन एपिक टूर होगा, ठीक है, आप लोग एब्सोल्युटली एंजॉय करेंगे उसे। लाइव सेशन मैं करने वाला हूँ यार इस सैटरडे को इंशाल्लाह। क्या डेट होगी आज? वेंसडे है, 5th 6th 7th मेरे ख्याल में 7th मार्च को जो है तो जो सैटरडे है, लेकिन मैं डेट कंफर्म कर दूंगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं पोस्ट करूंगा और यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करूंगा। लेकिन जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पास नोट कर लें कि इंस्टाग्राम पे और वीडियो की जो पोस्ट्स होती हैं यूट्यूब की, उसके ऊपर मैं एग्जैक्ट टाइम अनाउंस कर दूंगा और वो लेट्स डू अ लाइव सेशन। आप सब लोगों की फीडबैक मैं लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ डिटेल में कि जी क्या नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, क्या चीज़ करने जा रहे हैं हम, और जनरल गपशप करेंगे, ठीक है ना। तो लाइव सेशन दिस सैटरडे। बाकी जो है तो इस स्टेज के ऊपर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ इस वीडियो के अंदर नहीं, इस पूरे सीज़न के अंदर, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आगे भी बड़े ज़बरदस्त टाइम आएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मैं कहीं मिलूँगा यहीं पे स्विट्ज़रलैंड, आपको दिखाऊंगा। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान की मैं बहुत ज़बरदस्त एक सीरीज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की सीरीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ जाऊँगा, वो देखूँगा, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।